नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अजीत। एक तरफ उत्तर और मध्य भारत में गर्मी पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और उस पर से घंटों तक कट रही बिजली से आम लोगों का जीना मुहाल है। दिन भर काम के चक्कर में गर्मी से बेहाल लोगों को घर आने पर भी चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि गर्मी से राहत के लिए न तो पंखे की हवा मिल रही है और न ही पीने का ठंडा पानी। यानी गर्मी और बिजली के डबल अटैक से आम आदमी को कोई राहत नहीं है। देश भर में बिजली की भारी कमी है और इस वजह से भीषण गर्मी में आम जनता के लिए राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिजली की डिमांड की तुलना में इसकी सप्लाई कहीं ज्यादा कम है। एक तरफ प्रचंड गर्मी तो दूसरी तरफ बत्ती गुल से हाल बेहाल। पूरे उत्तर और मध्य भारत में इन दिनों बिजली का यही हाल है। बिजली की कमी दोगुनी होने से देश के कई हिस्सों में कई घंटों तक की बिजली कटौती हो रही है। मई की शुरुआत में पावर डेफिसिट 3000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 7000 मेगावाट तक जा पहुंची है। देश भर में बिजली की मांग और सप्लाई के बीच में करीब 10% से भी ज्यादा का फर्क है। देश में 68% बिजली थर्मल प्लांट में पैदा होती है और मौजूदा हालात में पर्याप्त कोयले के अभाव में 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों का बढ़ता घाटा भी बिजली कटौती की वजह बन रहा है। आने वाले दिनों में पूरे देश में बिजली संकट और ज्यादा गहराने की आशंका है। वजह ये कि बिजली उत्पादन कंपनियां कोयले की भारी किल्लत से जूझ रही हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि 60% से ज्यादा पावर प्लांट्स में 7 दिन से भी कम का कोयला बाकी है। ईंधन की कमी, खास तौर पर कोयले की किल्लत की वजह से बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक नॉर्दर्न रीजन के 33 थर्मल पावर स्टेशन में 7 दिन से भी कम का कोयला बचा है और तो और 16 पावर प्लांट ऐसे हैं जो सुपर क्रिटिकल हालत में हैं, जहां 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। पूर्वी इलाके के 23 पावर स्टेशनों में 7 दिन से कम और 10 स्टेशनों में 4 दिन से कम का कोयला बचा है। दक्षिणी राज्यों में भी स्थिति खस्ता हाल है। यहाँ 23 पावर स्टेशनों में 7 दिन का कोयला है और 13 स्टेशनों में 4 दिन से कम का कोयला बचा है। मौजूदा हालात में देश भर में बिजली के इस संकट से निजात मिल पाना मुश्किल लग रहा है। जब तक बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पावर प्लांट की जरूरत के मुताबिक कोयला या ईंधन मुहैया नहीं कराया जाता और बिजली वितरण कंपनियों के घाटे पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें सस्ती बिजली बांटना बंद नहीं कर देती, तब तक देश में ज्यादातर शहरों में बत्ती गुल होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसमें यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बिजली कटौती पर हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के 6 बड़े बिजली के प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। केंद्र ने यूपी को कोयला देने की मांग को भले ही मंजूर कर लिया हो, लेकिन जब तक उत्पादन शुरू होगा संकट और गहरा जाएगा। यूपी में बिजली की समस्या हाहाकार मचा रही है। और ऐसे वक्त में भी यूपी में बिजली उत्पादन की रफ्तार सुस्त पड़ी है। हालत ये है कि 6 बड़े बिजली के प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। औरैया के 3 और दादरी के 3 बिजली घरों की हालत ये है कि ये कभी भी बंद हो सकते हैं। बावजूद इसके सूबे के मुख्यमंत्री बिजली की हालत ठीक करने के दावे कर रहे हैं। बिजली के बारे में आप लोग भी पूरा पत्रम सरकार की तरफ से आपके पास भिजवा देंगे। ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, और उस रास्ते पे सरकार ने काम किया है और करने का संकल्प लिया। इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल से लगातार काम हो रहा है। यूपी के इन 6 बिजली घरों की क्षमता 800 मेगावाट के आसपास है। नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर के मुताबिक ये सभी बिजली घर NTPC की देखरेख में हैं। वहीं अगर दूसरे केंद्रों पर बिजली उत्पादन की क्षमता पर नजर डालें तो ओबरा प्लांट के पास 3,90,000 मीट्रिक टन कोयला अभी भी है, जो 24 दिनों का स्टॉक है। अनपरा में 1,40,000 टन कोयला है, जो कि 33 दिनों का स्टॉक है। वहीं हरदुआगंज में 1,25,000 मीट्रिक टन कोयला है, जो 15 दिनों का स्टॉक है। परीक्षा में 55,000 मीट्रिक टन कोयला है, जो 2 से ढाई दिन का स्टॉक है। कहने का मतलब ये है कि अगर औरैया और दादरी की 6 यूनिट से उत्पादन ठप होता है तो बैकअप के लिए भी कोई उपाय नहीं है। अब जरा मांग और आपूर्ति के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
यूपी में इस वक्त 14,000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि उपलब्धता 11,000 से 11,500 मेगावाट है। 2016-2017 में यह मांग बढ़कर 23,000 मेगावाट हो जाएगी, लेकिन बिजली का उत्पादन 4,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। राज्य को थर्मल पावर से 2700 मेगावाट, जल विद्युत गृह से 500 मेगावाट, निजी क्षेत्र से 2,000 मेगावाट, केंद्र से 5,000 मेगावाट बिजली मिलती है और 1,000 से 1,500 मेगावाट बिजली अतिरिक्त खरीदी जाती है। यानी मांग और सप्लाई में अंतर बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में संकट और बढ़ने वाला है। सवाल यही है कि आखिर इसका इलाज क्या है? आखिर बिजली के संकट से उत्तर प्रदेश को मुक्ति कब तक मिलेगी? अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं ऊर्जा मामलों के जानकार शैलेंद्र दुबे और साथ ही अमिता पारुल लखनऊ से, और दिल्ली एनसीआर का हाल बताएंगी श्वेता गुप्ता हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं इस वक्त। श्वेता, सबसे पहले दिल्ली का हाल बताइए कि दिल्ली में किस तरह की शॉर्टेज है और लोग कितनी मुश्किल में हैं? देखिए, अगर दिल्ली की शॉर्टेज की बात करें तो पहले मैं आपको टेम्परेचर का हाल बताती हूँ कि दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे कई सारे पॉकेट थे जहां पर 47.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी गया, जिनमें पालम एयरपोर्ट आता है, आया नगर आता है। ऐसे में गर्मी जब बहुत ज्यादा है, बिजली का जो लोड शेडिंग हो रही है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर हम बीती रात की बात करें तो दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पर शाम 6 बजे से इलेक्ट्रिसिटी गुल थी और सुबह 5-6 बजे तक कोई उसका आसपास में, जिसमें आपका ईस्ट दिल्ली आता है। ईस्ट दिल्ली में आपकी गीता कॉलोनी है, दिलशाद गार्डन है, शहादरा जैसा एरिया है, स्पेशली जो यूपी से टच करता है। इसके अलावा आपकी वेस्ट दिल्ली, स्पेशली वेस्ट दिल्ली सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है इस वक्त दिल्ली में, जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कट्स हो रहे हैं। चांदनी चौक के पास तुर्कमान गेट पड़ता है, वो आपने जी श्वेता, हम इस मुद्दे पर लौटेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ी खबर है इस वक्त। यहाँ के व्यास नदी में 24 छात्रों के डूबने की आशंका है। ये छात्र यहां फोटोग्राफी कर रहे थे और तभी अचानक जलस्तर यहां का बढ़ गया, इससे ये हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से, यहां के मंडी में ये बड़ा हादसा हुआ है। यशराज शर्मा, जी मीडिया संवाददाता मंडी से हमारे साथ हैं। यशराज, क्या जानकारी मिल रही है ताजा इस मामले में? जी, अभी तक जो जानकारी है खैर हम भी स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ये छात्र VNR इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां से ये अपने ग्रुप के साथ घूमने निकले थे मनाली के लिए। 2 बसों में ये छात्र जा रहे थे, लेकिन मनाली से लगभग 60 किलोमीटर पीछे जहां पे लारजी विद्युत परियोजना है, वहां पे ये नीचे दरिया में फोटोग्राफी के लिए उतरे थे। तो एकाएक तो डैम का पानी छोड़ा गया है, उसके चलते ये अभी तक छात्रों में जो छात्रों से हमारी बात हुई है उनमें से 24 लड़के और लड़कियां जो साथ में थे ये मिसिंग बताया जा रहा है। तो अभी रेस्क्यू टीम्स पूरी स्पॉट पे पहुंच चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी काफी कड़ा संज्ञान लिया, रोड जाम कर दिया दोनों तरफ, जिससे लाइनें लग चुकी हैं। लेकिन इसमें अभी जो रेस्क्यू टीमें हैं पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की या बाकी फायर ब्रिगेड की भी वो मौके पे पहुंच चुकी है सारी, और लगातार छात्रों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। क्या बताया जा रहा है, व्यास नदी का जलस्तर कितना था जब बच्चे थे यहाँ पर, किस स्थिति में थे और जलस्तर एकाएक कैसे वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया? इनके बारे में क्या गोताखोर अभी तक कुछ पता लगा पाए हैं? जी, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये जो लारजी विद्युत परियोजना है इसमें लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ये बना दी गई है। यहाँ पे पीछे डैम है जहाँ से पानी टनल के जरिए पहाड़ों के अंदर से दूसरी तरफ निकाला जाता है, तो उसके बीच में जलस्तर जो काफी कम रहता है। लेकिन जिस तरह से पीछे गर्मी पड़ी है और मनाली के पहाड़ों से ग्लेशियर से पानी पिघला है, तो पीछे जलस्तर बढ़ा है। उसके बाद उन्होंने जैसे पानी छोड़ा, एकदम छोड़ा। अभी स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने कोई अलर्ट नहीं किया था कि इस तरह जलस्तर छोड़ा जाएगा, लेकिन जैसे छात्र उतरे थे तो एक पानी बढ़ा है, उसमें काफी बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि उसमें फीट के हिसाब से एकदम पानी में इंक्रीज हुआ। और जहाँ से डैम है और डैम के और जहाँ पे छात्र ये डूबे हुए हैं, जहाँ से मिसिंग हुए हैं, वहाँ का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर के अंदर जब पानी डैम से छोड़ा जाए तो काफी तेजी से आएगा और वहाँ पे संभलने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये व्यास नदी का यहाँ जो हिस्सा है वो काफी संकरा है और पीछे से पानी जब छोड़ा जाता है तो काफी तेज भाव के साथ आगे निकलता है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ ब्यास नदी में 24 छात्रों के डूबने की आशंका है। यहाँ पर राहत कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। और श्वेता गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। बिजली के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे ऊर्जा मामलों के जानकार स्टूडियो में मौजूद हैं और लखनऊ से अमिता पारुल हमारे साथ हैं। श्वेता, आप बता रही थी जो स्थिति दिल्ली की, अगर बहुत कम शब्दों में सीधे सीधे बात करें, अभी कितने घंटे की पावर कट को झेल रहा है यहाँ का लोग, दिल्ली के लोग कितने परेशान है इस पावर कट से? देखिए, दिल्ली में
अगर बात करें तो 3 एरिया से आप कर सकते हैं। एनडीपीएल है, एनडीपीएल का जो एरिया है जो नॉर्थ दिल्ली को कवर करता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन फिर भी बेटर है। कुछ एरियाज है जिनमें बवाना, नरेला है, वहां पर काफी मासिव कट्स है। वही बात अगर आप बाकी 2 एरियाज करें, जैसे बीएसएस यमुना है, बीएसएस राजधानी है, जैसे मैक्सिमम अफेक्टेड जो एरिया है वो बीएसएस यमुना है और ईस्ट दिल्ली के आसपास का इलाका है, जो जहां पे सबसे ज्यादा बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप लोड शेडिंग की बात करें तो करीबन 8 से 10 घंटे का रोजाना का कट है। तो ऐसे में दिल्ली वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पावर शेडिंग को बेयर करें। जी शैलेंद्र जी, जब पूरे देश में की स्थिति इसी से समझी जा सकती है, जब राजधानी में ये हाल है, दिल्ली में ये हाल है, इसे किस तौर पर आप देखते हैं कि अभी तत्काल ये हालत हुई है या धीरे धीरे हालत इतनी खराब होती गई है कि दिल्ली में लोड शेडिंग का ये मामला इतना बड़ा है? देखिए, जो बिजली संकट खास करके उत्तरी भारत में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सबसे मुख्य कारण गलत ऊर्जा नीति रही है। गलत ऊर्जा नीति से मेरा तात्पर्य यह है कि अगले 5 वर्ष में बिजली की क्या मांग होगी, यहाँ तक कि अगले 10 वर्ष में क्या मांग होगी, वह जानकारी हमको रहती है। 5 वर्ष की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि 5 वर्ष में पावर का नया प्लांट लग जाता है। तो 5 वर्ष बाद अगर उत्तरी भारत में बिजली की मांग जितनी होनी है, उतनी क्षमता के नए पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई और उनका ठीक से मॉनिटर नहीं किया गया, तो संकट अपने आप बढ़ जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिजली की मांग 23,000 मेगावाट होगी, जो आज 13-14,000 मेगावाट है। और अगर 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट अगले 3 साल में न आए तो बिजली का बहुत गहरा संकट उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 4,000 मेगावाट से ज्यादा के नए पावर प्लांट नहीं आएंगे। यह जमीनी हकीकत है। ऐसे में सरकार की गलत ऊर्जा नीति, ओवर डिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर पर, ऊर्जा क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग हैं उनका मानना है कि स्टेट सेक्टर में और सेंट्रल सेक्टर में 70% कैपेसिटी का एडिशन होना चाहिए, 30% निजी क्षेत्र में होना चाहिए। इससे पावर की अवेलेबिलिटी पर भी कंट्रोल रहेगा, पावर की प्राइस पर भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टी धारा चल रही है, जिसका नतीजा आज ये सामने आ रहा है। जी अमता, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह का भरोसा दिया है, इस पर कितना यकीन करें यहाँ के लोग? अजीत, जिस तरह से शैलेंद्र जी भी बता रहे हैं, यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अगर दावों की बात करें तो उनके मुताबिक 2016 में वो कह रहे हैं कि शहरों में वो करीब 22 घंटे बिजली देने की स्थिति में होंगे और गांव में 18 घंटे, जबकि जो नीति है या जिस तरह से उत्पादन बिजली का होना है, 4,000 मेगावाट से ज्यादा तब तक बिजली उत्पादन यूपी में नहीं हो सकेगा। तो जाहिर सी बात है तब तक डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 23,000 मेगावाट तक की डिमांड होगी, तो यकीनन 8,000 मेगावाट जो है वो कम पड़ेगा। तो तब भी ऐसी ही या कहें कि इससे भी भयानक स्थिति देखने को मिलेगी। और जिस तरह से पहले 24 घंटे बिजली कुछ वीवीआईपी इलाकों में यूपी के दी जा रही थी, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, कन्नौज ये सभी जिले शामिल थे, अब वहां पे भी लगातार कटौती हो रही है अजीत। और अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो यहां भी रोज कम से कम 3 से 4 घंटे बिजली सभी इलाकों में कट रही है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री तक तापमान जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जहां 24 घंटे बिजली देने के दावे सरकार पहले करती रही है, उन जिलों में भी लगातार कटौती जारी है। तो दिक्कतें बढ़ने ही वाली है, कम होती तो फिलहाल नहीं दिख रही है। दावे सरकार कुछ भी करती हुई दिख रही है। शैलेंद्र जी, आप इससे पहले जो बता रहे थे कि योजनाएं जो होनी चाहिए पहले से मुकम्मल जानकारी होती है कि कितनी हमको एनर्जी चाहिए और उस लिहाजन हम पहले से प्लानिंग करते हैं, उसमें तो कमी रही है। लेकिन फिलहाल इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। अंधेरे में इंडिया डिसाइड्स में हम आज कर रहे हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ श्वेता गुप्ता दिल्ली से संवाददाता हैं और साथ ही अमता पारुल लखनऊ से, और हमारे साथ ऊर्जा मामलों के जानकार शैलेंद्र दुबे स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, हम प्लानिंग की बात करते हैं और उसमें बहुत सारी चूक रही है पहले की, इन सब पर भी चर्चा होती रही है। अभी तत्काल में हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि राहत मिल पाए? क्या इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? अगर किए जा सकते हैं तो फिर कैसे किए जा सकते हैं? पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि जो केंद्रीय क्षेत्र के बिजली घर हैं जी, उन केंद्रीय क्षेत्र के बिजली घरों का एक गाडगिल फार्मूले के हिसाब से एक एलोकेशन है स्टेट्स के लिए। एंड बिसाइड्स दैट एलोकेशन, केंद्र सरकार के पास विवेकाधीन कोटा है जी। यह विवेकाधीन कोटे में 7,205 मेगावाट की बिजली है जी।
इसमें उत्तर प्रदेश के बिजली संकट को देखते हुए, क्योंकि सारे देश में बिजली संकट अगर 7 से 10% की शॉर्टेज है तो उत्तर प्रदेश में ये शॉर्टेज 20% से ज्यादा की है। तो उत्तर प्रदेश की शॉर्टेज को देखते हुए 7,205 मेगावाट में कम से कम 500 मेगावाट बिजली विवेकाधीन कोटे से केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश को पहल करना चाहिए और केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए। इधर जो राजनीति इस पर हुई है, लगातार अखिलेश यादव ये कहते रहे कि कोयला हमें कम मिला है, हमारे पास यूनिट्स हैं या फिर हम बना लेंगे, प्लांट्स हैं, इस सब तरह के जो दावे किए जाते हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति का विषय नहीं है बिजली जी। बिजली पर सियासत, बयानबाजी, सियासत करने से बिजली नहीं आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं विवेकाधीन कोटे से 400-500 मेगावाट बिजली अभी मुहैया करा सकता है केंद्र सरकार। वह 7,205 जबकि केंद्र सरकार कहता है, उनके मंत्री कहते हैं कि आप खरीद लीजिए बिजली, उत्तर प्रदेश को। देखिए, वह बात बहुत उचित नहीं है। उन्होंने कहा औरैया के और दादरी के प्लांट से खरीद लें। औरैया और दादरी में जो गैस प्लांट हैं, 2 प्रकार के गैस प्लांट हैं, एक लिक्विड गैस के हैं, एक दूसरे हैं। तो जो लिक्विड गैस के प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं, उनसे खरीदने के लिए कह रहे हैं। उनकी कास्ट ऑफ जनरेशन 10 रुपए से 13 रुपए तक पर यूनिट है, कमर्शियली अनवायबल है। पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पहल क्या करें? अभी फिलहाल अगर मुख्यमंत्री इसमें घेरे में, एक तरह से लोग, यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में देख रही है कि हमें बिजली नहीं मिल रही है और इसके लिए दोषी एक तरह से मानते हैं वो यहाँ की सरकार को, तो वो तत्काल में क्या कर सकते हैं? नहीं, सरकार तो बिल्कुल दोषी है, क्योंकि पावर प्लांट ये नहीं लगा रहे हैं। 2013-14 में जो कैपेसिटी थी, 2014-15 में उस कैपेसिटी में 1 मेगावाट की वृद्धि नहीं हुई, जबकि बिजली की मांग में 2 से 2,500 मेगावाट की वृद्धि हुई है। मिलियन यूनिट में देखें तो 35 से 40 मिलियन यूनिट की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि जब 1 यूनिट की भी नहीं हुई है, लेकिन तात्कालिक तौर पर केंद्र सरकार से विवेकाधीन कोटे की बिजली लें, सरप्लस बिजली जिन स्टेट्स में है उसको डाइवर्ट कराएं उत्तर प्रदेश के लिए, और प्रॉपर कोल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें। बाकी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, तब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, तब 5 साल बाद सुधर, और उस पर युद्ध स्तर से भिड़ना होगा। ये भी बात उसके साथ जारी है। श्वेता, ये बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में जिस तरीके से अभी आदेश दिया है कि मॉल्स में बिजली सप्लाई 10 बजे के बाद नहीं हो, 3:30 और 4 के बीच में जब पीक आवर्स होते हैं उस समय एसी ना चला, इस सब तरह के जो निर्देश दिए गए हैं, इनसे भला क्या होने वाला है और क्या इनका पालन उस तरीके से हो पाएगा? इससे बिजली बच पाएगी? देखिए, अगर अभी की बात करें तो कई सारी चीजें, कई सारी जगह हैं, फिर चाहे वो आपके आइस लाउंजेस हों, वाटर पार्क्स हों और बाकी जितनी चीजें, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और रही बात मॉल्स की, तो आजकल लोग यही कर रहे हैं कि घर में अगर पावर कट नहीं, अगर घर में पावर कट है तो लोग मॉल्स में अपना आसरा ढूंढ रहे हैं वहां जाकर। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉल्स के पास अपना जनरेटर सेटअप होता है, तो वो अपना इस तरीके से लेकर चलेंगे। लेकिन अगर दिल्ली के गवर्नर ने ये स्टेप्स उठाने के लिए कहा है तो बेशक इससे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्टली उस पर एनफोर्समेंट होने की जरूरत है, क्योंकि वैसे अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होता तो ये सारी सिर्फ एडवाइजरी बनकर रह जाती है, इन पर काम नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल। अमिता, अगर लोगों की बात करें, लोगों के मन में जो आक्रोश है उसकी बात करें, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में जो हालात हैं वहां किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं बिजली की कमी को लेकर? बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर। प्रदेश भर से तमाम खबरें हमने दिखाई भी हैं, किस तरह से विद्युत के जो केंद्र हैं उनको जलाने की कोशिश की जा रही है, जो बिजली कर्मचारी हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। लखनऊ में भी लगातार हफ्ते भर से हम कहें कि जो लोगों का आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। जब बिजली चली जाती है तो लोग उनके पास के जो बिजली के केंद्र बने वहां पे पहुंचकर एक तरह से लड़ाई इस पर हम रिएक्शन लेते हैं बहुत जल्दी से। जी अमिता। शैलेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? लोगों के मन में गुस्सा है, वो अपना गुस्सा निकालते हैं और कहा भी गया है कि प्रदर्शन करके अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन कहीं से भी इसे उचित नहीं करार दिया जा सकता कि कहीं जाकर तोड़फोड़ करें, कहीं जाकर आग लगा दें। कोई भी बिजली विभाग का कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी इसके लिए तो दोषी है नहीं कि उसको वो स्थानीय तौर पर घेर कर उसे किसी तरह से हतोत्साहित करें या कुछ उदंडता करें वहां पर, जो अमूमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी और बिजली के मामले में भी। और अभी बिजली लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट बन रहा है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाया जाना, उनको के साथ मारपीट करना, राजधानी लखनऊ में कुछ घटनाएं 2 दिन पहले हुई है, 3 जूनियर इंजीनियरों को बंधक बनाया गया था। बिजली कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिजली मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं
बिजली कर्मचारी, लेकिन अगर बिजली को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं यह भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात को फोरकास्ट कर दिया है कि मानसून फेल होने वाला है, और जब मानसून फेल होने वाला है तो यह संकट अगले महीनों में और गहराने जा रहा है। तो जब संकट और गहराने जा रहा है, आप एक उपाय बताइए जिससे कि आम लोग अपना विरोध जता सकें। क्या वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है यही कर सकते हैं? दूसरा तो कोई रास्ता नहीं बचता है। पहली बात तो यह है कि बिजली को लेकर कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए, बिजली को लेकर भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिजली के मामले में वही कंज्यूमर वीआईपी है जो समय से बिजली के बिल का भुगतान करता है। तो मैनपुरी है, कन्नौज है, इटावा है, कोई वीआईपी नहीं है। अगर बिजली की कटौती हो रही है तो एक जैसे शहरों में एक प्रकार की कटौती होनी चाहिए, इससे भी आम नागरिकों का गुस्सा काफी कुछ कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऊर्जा मामलों के जानकार, और श्वेता गुप्ता और हमारे साथ अमिता पारुल हमारी संवाददाता जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। तो बिजली की कटौती है, लोग परेशान हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों पर काम करना होगा, और इसके साथ साथ लोगों को समझना भी होगा कि उन्हें बिजली किस तरीके से कैसे मुहैया होती है, अपना गुस्सा वो कहां और किस तरीके से उतारते हैं, इस पर भी उन्हें विचार करना बेहद जरूरी है।